गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास के टर्म टू सिलेबस में से ज्योग्राफी पोर्शन में आने वाले मैप वर्क्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको इस वीडियो के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले अपने पास आप ब्लैंक मैप इंडिया का रख सकते हैं, ताकि जो भी प्लेसेस जहाँ पे डिस्कस की जाएंगी उनको आप मार्क कर लें, क्योंकि जो मैप वर्क होगा वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत निर्भर करता है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम मैप वर्क शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैप वर्क एज़ पर द सिलेबस टर्म 2 में दिया गया है, उसमें चैप्टर नंबर 3 में से जो ड्रेनेज दिया है, तो ड्रेनेज में सिर्फ आपको कुछ रिवर्स के बारे में क्वेश्चन बन सकता है और कुछ लेक्स के बारे में। पहले हम रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। जैसा कि आपको नॉर्मली टीचर्स ने क्लासेस में पढ़ाया होगा रिगार्डिंग के हम ड्रेनेज को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं इंडिया के। तो वो हैं हिमालयन ड्रेनेज या हिमालयन रिवर सिस्टम, एंड सेकंड वन है पेनीसुलर रिवर सिस्टम। तो हम पहले बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम कौन सा है। ओके, हिमालयन रिवर सिस्टम में मैप वर्क के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं उसमें सबसे पहला आता है इंडस। तो आप इंडस का लोकेशन जहाँ देख सकते हो, मैं उनको मार्क करने जा रहा हूँ। ये एरिया पूरा इंडस के अंडर आता है, ये एरिया। इसका जो स्टार्टिंग होता है वो मानसरोवर लेक एरिया है, मानसरोवर लेक एरिया जो हिमालयन जोन में है और तिब्बत रीजन में पड़ता है। ओके, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करता है, एंड आफ्टर दैट वो पाकिस्तान में एंटर करेगा पीओके पार्ट से। ओके, तो इसके साथ ही इसका जो ड्रेनेज पार्ट है, इट मीन्स ये अपना जो वाटर डिस्चार्ज करता है वो करता है अरेबियन सी में, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम में इस रिवर का नाम है, नेम ऑफ द रिवर इज इंडस। और इस इंडस के बैंक के ऊपर ही इंडस सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस माना जाता है। जो इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के। ओके, इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं और इन ट्रिब्यूटरी में से भी एक रिवर सिलेबस में से पूछा गया है। उस रिवर का नाम है सतलुज, और सतलुज रिवर आप यहाँ देख सकते हो। मैं उसको मार्क करने जा रहा हूँ। ये सतलुज रिवर यहाँ पे है, ये नीचे वाला ये सतलुज रिवर है, और जो मैंने ऊपर यहाँ पे रिवर दिया है ये ब्यास रिवर है। ओके, तो बाकी झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलुज आपको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। और सतलुज रिवर के ऊपर ही गोविंद सागर लेक है, जिसके ऊपर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाया गया है। और इस सतलुज रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो वहीं आप देख सकते हो हिमालय से होता है, एंड उसके बाद ये हिमाचल का एरिया ट्रैवल में फ़्लो करेगा, एंड आफ्टर दैट पंजाब में एंटर करेगा। पंजाब में एंटर करने के बाद ये सीधे पाकिस्तान में, एंड उसके बाद इंडस के साथ मिक्स करके सीधा अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करता है। होप दोनों रिवर आपको समझ आ गए होंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं गंगा रिवर। गंगा रिवर सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है। बेसिकली इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हिमालयन रीजन उत्तराखंड स्टेट में, यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये बेसिकली 2 छोटी स्ट्रीम से मिलने से बनती है। उनका नाम है अलकनंदा एंड भागीरथी। अलकनंदा एंड भागीरथी 2 स्ट्रीम आपस में मिलती हैं, जहाँ पे वो ज्वाइन करती हैं। उनका नाम है देवप्रयाग, ये भी उत्तराखंड में ही है, देवप्रयाग। एंड उसके बाद ये एक गंगा की फॉर्म में फ़्लो करना स्टार्ट करती है, यहाँ से उत्तराखंड से सीधे एंटर करती है यूपी में। यूपी के बाद आगे ये बिहार में सम पार्ट ऑफ झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, एंड
उसके बाद बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज में एंटर करके यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिवर की इंपॉर्टेंस इसलिए है, ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है। आपको जहाँ पे स्टेट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी स्टेट में से ये पास करती है, तो उत्तराखंड एंड उसके बाद यूपी, देन बिहार एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो कुछ स्टेट्स हैं जिनके बीच में से ये ज़्यादातर जो आपको रिवर है उसका फ्लो देखने को मिलता है। 3 रिवर जो है आपको वो हिमालयन रिवर्स हैं और उनमें से हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, जैसे इंडस एंड सतलुज एंड उसके बाद गंगा, जिनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो हिमालय से होता है। तो तीनों रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके मैप वर्क के लिए। चलिए उसके बाद यदि हम बात करें पेनिसुलर रिवर, पेनिसुलर रिवर होते हैं द रिवर्स जो फ्लो इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। साउथ इंडिया में जो रिवर्स जो फ्लो करते हैं, तो पेनिसुला क्यों? क्योंकि पेनिसुला एरिया है, इस रीजन को पेनिसुला बोलते हैं। पेनिसुला एक ऐसा लैंड मास होता है जिनको 3 साइड से वाटर ने कवर किया होता है। पहले रिवर की बात करते हैं जो पेनिसुला रिवर है, उसमें आपको पहला आएगा नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर आप देख सकते हो, नर्मदा रिवर का बेसिकली ओरिजिनेशन पॉइंट अमरकंटक हिल्स हैं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे पड़ती हैं। एंड आफ्टर दैट ये नर्मदा रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करेगा, आप देख सकते हो। एंड मध्य प्रदेश के बाद ये एरिया जो है गुजरात, उसमें एंटर करता है। एंटर करने के बाद यहाँ पे जो एक डैम लगा हुआ है इसके ऊपर गुजरात में ही, उसका नाम है सरदार सरोवर डैम। ओके, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये रिवर अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी। ओके, एंड इसी के साथ ही एक रिवर और भी है तापी, हालांकि ये आपके सिलेबस में भी दी हुई है। एंड तापी बिल्कुल साउथ ऑफ नर्मदा है, यहाँ पे साउथ ऑफ नर्मदा में तापी दिया हुआ है। एंड तापी एंड नर्मदा दोनों ऐसी रिवर हैं जो एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। ओके, तो इनको सिस्टर रिवर्स भी बोलते हैं। सिस्टर, नर्मदा नॉर्दर्न साइड एंड तापी सदर्न साइड यहाँ पे। तो बोथ द रिवर्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये चीज़ दिमाग में रखना, सदर्न पार्ट पे तापी, नॉर्दर्न पार्ट पे नर्मदा रिवर है। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना। और ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम पॉइंट के ऊपर ही बोथ द रिवर जो हैं वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं इन इन अरेबियन सी। ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करें, यदि हम तापी की बात करें तो तापी ज़्यादातर जो एरिया कवर करती है वो महाराष्ट्र रीजन का करती है यहाँ पे। तो आपको स्टेट का नाम भी पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट वन हम बात करें तो नेक्स्ट रिवर जो होगा वो है कावेरी। कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी का जो ओरिजिनेशन पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो कावेरी रिवर आप देख सकते हो यहाँ पे दिस रीजन। एंड कावेरी कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है एंड उसके बाद तमिलनाडु स्टेट है यहाँ पे, इसको कवर करेगी। उसके बाद ऑन द ईस्टर्न कोस्ट बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। बेसिकली तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम है इसके पानी को लेके। एंड ओनली रिवर है जिसका, साउथ इंडिया की ओनली रिवर है जिसमें पानी का फ्लो थ्रू आउट द ईयर रहता है। वो क्यों है? क्योंकि इसके जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड मानसून से जो रेनफॉल रिसीव करता है, जो एडवांसिंग मानसून होता है। एंड जो तमिलनाडु का ये कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट, तो ये रिट्रीटिंग मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है। तो रिट्रीटिंग मानसून अलग टाइम में आता है एंड एडवांसिंग अलग में आएगा, इसलिए ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इसमें पानी का फ्लो रहता है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, काफ़ी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है ये कावेरी की। ओके, दोनों स्टेट मैंने आपको बता दी हैं। इसका ओरिजिनेशन पॉइंट फ्रॉम कर्नाटका एंड उसके बाद फ्लो इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु और डिस्चार्ज इट्स वाटर इन बे ऑफ बंगाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करें कृष्णा। कृष्णा रिवर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड कृष्णा रिवर की मैं बात करूं तो कृष्णा रिवर का जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको महाराष्ट्र में मिल जाता है यहाँ,
एंड उसके बाद ये ट्रैवल करती है थोड़ा डाउनवर्ड, उसके बाद जाएगी ये ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ तुंगभद्रा के साथ ज्वाइन करती है। यहाँ पे इसके ऊपर एक डैम लगा हुआ है जिसका नाम है नागार्जुन सागर डैम। एंड उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश कोस्ट के ऊपर ये अपना डेल्टा फॉर्म करती है और बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करेगी। तो ये ईस्टर्न साइड फ्लो करने वाली रिवर्स हैं, आपकी कावेरी भी और आपका कृष्णा भी, ठीक है, इनको दिमाग में रख लेना जी। उसके साथ ही गोदावरी रिवर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी रिवर बेसिकली नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। एंड उसके बाद थोड़ा साउथवर्ड एंड साउथ ईस्ट वर्ड ट्रैवल करेगी एंड ऑलमोस्ट पेनिसुलर का मैक्सिमम पार्ट कवर्ड बाय इट गोदावरी के द्वारा कवर किया जाता है। एंड उसके बाद बिल्कुल जो कृष्णा रिवर का डेल्टा है उसके बिल्कुल पास में ही ये आंध्र प्रदेश कोस्ट के ऊपर ही अपना डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल साइड में, और ये भी ईस्टर्न साइड फ्लोइंग रिवर है, ईस्टर्न साइड फ्लोइंग रिवर, आपको ध्यान रखना है जी। और स्टेट जो कवर करती हैं महाराष्ट्र के बाद जो है वो आंध्र प्रदेश उसमें एंटर करती है। तो दो मेन स्टेट हैं। और एक चीज़ और, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स साइज, इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। दक्षिण गंगा मीन्स जैसे नॉर्थ में गंगा है ऐसे ही दक्षिण में एक ऐसा रिवर जो गंगा जितना लंबाई में है, लेंथ में है, और करेक्टरिस्टिक्स है, वाटर यूज़ करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ठीक है, नेविगेशन है, तो वो सारी चीज़ों के लिए इसको दक्षिण गंगा का नाम भी दिया गया है। ओके, लास्ट जो रिवर पेनिसुला का है उसका नाम है महानदी। तो महानदी रिवर आप देख सकते हो। तो महानदी रिवर आल्सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। तो महानदी रिवर का जो ओरिजिनेशन पॉइंट होता है वो छत्तीसगढ़ से है, आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद ट्रैवल करने के बाद ये जो आपका रिवर है वो उड़ीसा के अंदर एंटर करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये रिवर अपना डेल्टा बनाता है जिसको महानदी डेल्टा बोलते हैं। ओके, एंड बे ऑफ बंगाल साइड है और ये रिवर भी ईस्टर्न साइड फ्लो करता है, ईस्टर्न साइड, और ये पेनिसुला रिवर है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको 6 रिवर बताए हैं ये सारे पेनिसुला रिवर हैं जो साउथ इंडिया में फ्लो करते हैं जी। चलिए अभी बात करते हैं इसी रिवर के साथ कुछ लेक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं और उन लेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आपको सिंपली क्वेश्चन ये बोलेंगे कि वुलर लेक को लोकेट करना है, पुलिकट को करना है, सांबर को या चिलिका को, तो ये कुछ लेक्स दी हुई हैं। चलिए पहले बात करते हैं वुलर लेक। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, आप यहाँ देख सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर पार्ट में है। एंड वुलर लेक इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक। स्टेट का नाम पक्का याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक है एंड इन जम्मू एंड कश्मीर जी। और उसके बाद नेक्स्ट वन यदि हम लेक की बात करें वो है पुलिकट। पुलिकट लेक जो आपको मिलती है वो आपको बेसिकली ये पार्ट आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर आता है। बेसिकली कुछ एरियाज़ में तमिलनाडु भी इसको क्लेम करता है, ठीक है। एंड लेकिन जो पुलिकट का मेन रीजन है वो आंध्र प्रदेश के रीजन के अंडर है और बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के ऊपर है, पुलिकट लेक है। ओके, नाम याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। ये एक लैंड लॉक्ड लेक पार्ट है यहाँ पे। ओके, उसके बाद यदि हम नेक्स्ट लेक का बात करते हैं तो नेक्स्ट लेक आपकी जो सिलेबस में दी गई है वो है चिलिका। तो चिलिका लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है। इसको इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक बोलते हैं ऑफ इंडिया। ओके, इसका नाम है चिलिका। और चिलिका एक लैगून लेक भी है। लैगून मीन्स एक लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी है, लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी है जिसके बीच में काफ़ी जो आपको सॉल्ट की स्टोरेज मिलती है, ठीक है। और यदि मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट में है ये उसका नाम है उड़ीसा में चिलिका लेक है। और यदि मैं कोस्ट की बात करूं, कोस्ट है बे ऑफ बंगाल का, क्लियर। एंड उसके बाद लास्ट लेक जो आपसे पूछी गई है सिलेबस में उसका नाम है सांबर लेक।
कौन सी है, सांबर लेक। तो सांबर लेक आप यहाँ देख सकते हो, इसकी लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है देखिए। एंड स्टेट का नाम है राजस्थान, और ये भी एक सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है। और इसका रीज़न वही है कि राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण उसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, और जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे जो पानी स्टोर होता है जिसमें से पानी इवेपोरेट हो जाता है, और जो स्टोरेज ऑफ सॉल्ट है वो इस लेक के अंदर जमा रहता है, डिपॉजिट रहता है, और वहाँ से सॉल्ट को निकाल लेते हैं। और उस पानी उस लेक के अंदर जब पानी इवेपोरेट होगा तो नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सॉल्टीनेस ज़्यादा होगी। ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है। इसलिए वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट लेक में से नाम है सांबर का, जो राजस्थान में आपको मिलती है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट जो आपका मैप है वो है क्लाइमेट चैप्टर में से, हम उसको इसी वीडियो के अंदर ही कवर करेंगे। एरियाज रिसीविंग हाईएस्ट रेन एंड लोएस्ट रेन। चलिए पहले बात करते हैं हम एनुअल रेन की। एनुअल का मीन्स होता है ईयरली, साल में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ और कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम होती है। ओके, तो इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक तो सबसे कम रेनफॉल वाले और सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाले। सबसे कम मीन्स जिनमें रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर होती है, सिर्फ वो एरिया को हम यहाँ मार्क करेंगे, और जिसमें 400 प्लस होती है हम उनको मार्क करेंगे। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए पहले हम बात करते हैं 0 to 20 वाले। 0 to 20 वाले मोस्ट ड्राइएस्ट पार्ट आते हैं, यानी ड्राई क्लाइमेट रीजन और ड्राई टेम्परेचर, बारिश बिल्कुल नहीं होती, ना के बराबर बारिश है, और लेस देन 20 सेंटीमीटर पूरे साल का, ये आपको दिमाग में रखना है। यदि इसमें पूरे एरियाज़ में हम देखें उनका जो लोकेशन उन सभी एरियाज़ का, तो वो आता है वेस्टर्न राजस्थान। आप यहाँ देख सकते हो, ये वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है। थार डेजर्ट का ये कुछ पार्ट है, सारा थार डेजर्ट नहीं है, लेकिन कुछ स्ट्रेच ऑफ थार डेजर्ट इसमें आता है, जो काफ़ी ड्राइएस्ट रीजन माना जाता है। और नेक्स्ट वन, तो जो डेजर्ट एरिया होगा जहाँ बारिश नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि वो हॉट ही हो, तो वो कोल्ड भी हो सकता है, जिसको हम ड्राई हॉट डेजर्ट और ड्राई कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। यदि हम कोल्ड की बात करें तो ले एंड लद्दाख रीजन आता है, कुछ पीओके का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस रीजन में, तो ये ले एंड लद्दाख रीजन है, जिसमें सियाचिन, दरास, तो वो रीजन एरियाज आते हैं, ठीक है। वो भी कम बारिश वाले एरियाज में गिने जाते हैं, ठीक है। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज आर देयर जहाँ पे बारिश आपको बहुत कम देखने को मिलती है, कितनी, लेस देन, मतलब 0 to 20 के बीच में, ठीक है, एंड मोर देन 0 लेस देन 20, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। चलिए अभी हम बात करते हैं एरियाज़ जिसमें बारिश 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। उन एरियाज़ के नाम हैं, आप यहाँ से कलर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखिए अब 400 मीटर, तो अब 400 मीटर में एक तो ये पूरा स्ट्रेच आता है इस साइड का, तो इनको समझना बहुत इजी हो जाता है। यदि आप डायरेक्शन वाइज करो तो डायरेक्शन वाइज आप लिखोगे साउथ वेस्टर्न इंडिया, जस्ट साउथ वेस्टर्न पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। लेकिन यदि आप स्टेट की बात करो तो यहाँ पे ना एक फिजियोग्राफी डिवीज़न मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है वेस्टर्न घाट। क्या है? वेस्टर्न घाट्स। तो ये वेस्टर्न घाट्स का कौन सा हिस्सा है? ये वेस्टर्न साइड है, ओके। तो आप लिख सकते हो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है बारिश ज़्यादा होने का? क्योंकि ये एरिया जो एडवांसिंग मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, उनको सबसे पहले रिसीव करता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बारिश इस एरिया में होती है। और यहाँ पे इस बारिश के कारण ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, वो चीज़ भी आप दिमाग में रख सकते हो। हम नेक्स्ट मैप में वो सारा चीज़ करने वाले हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपको ये चीज़ बता दी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीज़न इस कि जहाँ बारिश ज़्यादा होने का, एक तो टोपोग्राफी यहाँ की, जो मैंने वेस्टर्न घाट आपको बता दी है, दूसरा फेसिंग द मानसून विंड डायरेक्टली। सबसे पहले मानसून जो विंड्स हैं उनको डायरेक्टली फेस करने वाला रीज़न यही है, ओके। चलिए यदि हम बात करें दूसरी साइड जो 400 सेंटीमीटर रेन बेसिकली रिसीव करता है, वो एरिया है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन्स आप देख सकते हो, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश एंड असम का पार्ट है, अनदर वन ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है यहाँ पे, एंड अनदर वन कुछ मेघालय का रीजन है ये,
तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा रेन रिसीव करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये एडवांसिंग मानसून, तो ये कौन से साइड का मानसून है, साउथ ईस्ट मानसून, इसको इससे भी रेनफॉल रिसीव करेगा, और जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उससे भी रेनफॉल को रिसीव करेगा। तो इट मीन्स मतलब दिस नॉर्थ ईस्ट एरिया रिसीव्स द रेन थ्रू द रिट्रीटिंग मानसून एज वेल एज थ्रू द एडवांसिंग मानसून। तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। और इसलिए यहीं पे ही ये एरिया काफ़ी हाई रेनफॉल में आता है, और यही मेघालय में ही एक रीजन है उसका और एरिया है, उसका नाम है माउसेरम। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दुनिया में सबसे बेटेस्ट प्लेस है, ये माउसेरम मेघालय रीजन में पड़ती है और ये नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट है। और एक है चिरापुंजी, ओके, चिरापुंजी, तो चिरापुंजी भी वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग एरिया है, वो मेघालय स्टेट में ही पड़ता है, आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न कि यहाँ पे बारिश क्यों होती है बच्चे, यहाँ पे ना आपको 3 टोपोग्राफिकल बैरियर मिलते हैं जिनका नाम है गारो, खासी एंड जैतिया। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे प्लेटूज हैं ऐसे। तो ये प्लेटूज क्या करेंगे, ये विंड्स को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश होती है। इनके नाम जरूर याद रखना है, जिसका नाम है गारो, खासी एंड जैतिया। मैं स्पेलिंग लिखता हूँ GARO गारो, एंड खासी KHASI, एंड जैतिया JATIAN जैतिया। तो ये कुछ एरियाज हैं जो आपको दिमाग में रखने होंगे, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चलिए उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट मैप। ये चैप्टर नंबर 4 का था, तो चैप्टर नंबर जो 4 आपको दिया है क्लाइमेट, उसमें से सिर्फ आपको यही प्लेसेस पूछी जा सकती हैं, कौन से हाईएस्ट एरिया हैं रेनफॉल में, कौन से लोएस्ट एरियाज हैं रेनफॉल में। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर। चलिए सबसे पहले इसमें जो आपको मैप वर्क पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा टाइप ऑफ वेजिटेशन के ऊपर, मतलब टाइप ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर। तो ये चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आपको मैप वर्क बनेगा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, उसके ऊपर। चलिए तो ये जितने भी आपको टाइप का वेजिटेशन दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, और सभी एरियाज़ की आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए पहले हम बात करते हैं जितने भी टाइप की वेजिटेशन है, 1 बाय 1 सभी को देखेंगे, और एरिया मार्क किया हुआ आएगा, मे बी आपको उसको बताना हो, और मे बी क्वेश्चन सीधे आपसे पूछ लें कि लेवल दिस एरिया, तो आपको मार्क करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो यू विल हैव टू बी रेडी। ओके चलिए पहला जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बच्चे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा ही उस एरिया में वेजिटेशन मिलेगी जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो बारिश का अभी हमने इससे पहले कंसेप्ट में पढ़ा था, बारिश एक तो आपको वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडवांसिंग मानसून है, और उसके बाद ये कोस्ट है तमिलनाडु का, क्योंकि जो मानसून विंड्स हैं वो दोनों साइड से एंटर करती हैं, यहाँ से भी और इस साइड से भी, और यहाँ से बाकी एरिया आपको वेस्ट बंगाल एंड दिस वन, ये नॉर्थ ईस्ट वाला सारा रीजन जो काफ़ी ज़्यादा बारिश रिसीव करता है, रेन रिसीव करता है। तो जहाँ बारिश, और एक यहाँ से लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वजह से सनलाइट भी अच्छी है। तो जहाँ पे सनलाइट और पानी यानी वाटर का अवेलेबिलिटी होगा थ्रू रेन, तो वहाँ पे आपको जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। एंड अच्छे का मतलब एवरग्रीन, जो कभी सूखते नहीं हैं, इसलिए इनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन का एक और भी है बच्चे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले जोन को बोलते हैं ट्रॉपिक, और ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं सब ट्रॉपिक। जो सब ट्रॉपिकल यानी जो ट्रॉपिकल एरिया के साथ लिंक्ड है उसको बोलते हैं सब पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल, इसलिए इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिक, इसको बोलते हैं ओनली ट्रॉपिक। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, और इसलिए हर टाइप की वेजिटेशन के साथ ट्रॉपिकल जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में बेसिकली एग्जिस्ट करता है जी। नेक्स्ट वन हम बात करें सेकंड टाइप ऑफ वेजिटेशन, तो सेकंड टाइप ऑफ वेजिटेशन में आपको दिया हुआ है जहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। एक चीज़ और, मैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कुछ स्टेट बता दूं, ये है महाराष्ट्र
एंड इसके बाद आता है गोवा, देन आता है कर्नाटका, उसके बाद आता है केरला, ये स्टेट है तमिलनाडु, एंड यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। ओके, एंड ये भी वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं असम, इसके बाद यहाँ है मेघालय, एंड उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मणिपुर, सॉरी पहले नागालैंड, देन फिर मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, एंड इसके बाद यहाँ पे आता है त्रिपुरा। ठीक है, एंड मेघालय का मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये कुछ स्टेट्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, और अंडमान निकोबार एरियाज़ में भी आपको इसी टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, इनको दिमाग में रख लेना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप की फॉरेस्ट है जो ट्रॉपिकल डेसिडियस। ट्रॉपिकल डेसिडियस बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रपोर्शन कवर करता है, लार्जेस्ट प्रपोर्शन इन ऑफ द फॉरेस्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज है। दूसरा, ट्रॉपिकल डेसिडियस को बेसिकली मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, बेसिकली दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, एक ड्राई एक मॉइस्ट। ठीक है, तो हमेशा ही याद रखना है मॉइस्ट हमेशा ही वो टाइप के फॉरेस्ट होते हैं जो ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया में आपको मिलेंगे, और ड्राई वेजिटेशन वो होती है जो बिल्कुल कम रेनफॉल वाले एरिया में एग्जिस्ट करती है। ओके, चलिए हम बात करते हैं मॉइस्ट। तो मॉइस्ट वेजिटेशन आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो बारिश ज़्यादा हमेशा ही आपको फुट हिल जोन में देखने को मिलेगी, ये एरिया में, क्योंकि जो भी आपका जो मानसून विंड्स हैं ये मानसून विंड्स इंटायर नदर्न रीजन में भी बारिश करती हैं, यहाँ इस रीजन में। तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ जो वेजिटेशन मिलेगी वो मिलेगी मॉइस्ट, जहाँ बारिश अच्छी होती है। ठीक है, एंड उसके बाद यदि हम बात करते हैं, और कुछ एरियाज़ ये भी हैं कोस्ट के साथ, कुछ एरियाज़ आर देयर जहाँ मॉइस्ट मिलती है, बाकी कुछ एरियाज़ आर देयर जो रेन शेडो जोन में मिलते हैं यहाँ। तो इस एरियाज़ में आपको जो वेजिटेशन मिलेगी वो होगी ड्राई। कौन सी? ड्राई। तो ये कुछ आपको स्पेसिफाई रखना पड़ेगा कि कहाँ पे ड्राई और कहाँ पे मॉइस्ट। बेसिकली है दोनों एक ही कैटेगरी के फॉरेस्ट की, उसका नाम है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। ओके, उसके बाद यदि हम बात करें माउंटेन फॉरेस्ट आल्सो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है। माउंटेन से नाम याद रखना, तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा एरिया में दिमाग में रख लेना जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ये माउंटेन फॉरेस्ट हमेशा ही जो उसका एग्जिस्टेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा माउंटेनियस एरिया में। इस चीज़ को आप दिमाग में रख सकते हो, माउंटेन्स एरिया में आपको ज़्यादा मिलेंगे, और हाई अल्टीट्यूड के ऊपर ये फॉरेस्ट आपको मिल सकते हैं। यदि मैं इनकी स्टेट का बताऊँ आपको, तो स्टेट कौन कौन सी हैं? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, एंड ये लेह लद्दाख अभी यूटी बन गई है। उसके बाद हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बाद ये उत्तराखंड, इसके बाद यहाँ सिक्किम, उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स हैं जिसमें आपको माउंटेनियस फॉरेस्ट मिलते हैं। आगे उनकी कैटेगरी भी याद रखनी है, जैसे अल्पाइन है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, टैगा है, टुंड्रा है, कॉन्ट्रियस है। तो जो कुछ कैटेगरीज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मैं उसकी स्टेट भी आपको बता दूँ। यहाँ पे कुछ पार्ट है पंजाब का, देन हरियाणा के बाद उसके बाद दिल्ली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूपी, इसके बाद बिहार के बाद यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल, देन इसी पार्ट में आता है झारखंड। ओके, एंड यहाँ पे आता है मध्य प्रदेश, एंड उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र। ओके, मे बी राजस्थान का कुछ पार्ट आ सकता है लेकिन बहुत कम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ कर्नाटका का एरिया आता है, कर्नाटका के बाद ये तमिलनाडु का एरिया है, एंड इसके बाद हम बात करें आंध्र प्रदेश का, काफ़ी जोन इसके अंदर आता है, एंड उसके बाद उड़ीसा का एरिया काफ़ी, और आंध्र प्रदेश में अभी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों पार्ट इसमें काफ़ी एरियाज इसमें है, और छत्तीसगढ़ का इंटायर पार्ट इसी टाइप के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो आपको दिमाग में रखनी है जी। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट को लिटरल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी को ही टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, टाइडल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको कोस्टल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, कोस्टल एरिया मिलते हैं, टाइड से इफेक्ट होते हैं और लिटरल हैं, और इनको स्वैम्पी फॉरेस्ट भी बोलते हैं, स्वैम्पी जो गीले एरिया में होते हैं, स्वैम्पी मीन्स वेट एरिया होता है, याद रखना। ओके, अनदर वन आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि इनको कोस्टल फॉरेस्ट और टाइडल बोलते हैं। तो यहाँ टाइडल कहाँ आएंगी? ऑन द कोस्ट, यहाँ पे। तो ये हमेशा ही आपको
आपको कोस्ट एरिया पे मिलेंगे। अनदर वन तो ये हमेशा ही डेल्टिक जोन में मिलते हैं, डेल्टिक, ठीक है, डेल्टिक जोन में मिलते हैं। डेल्टिक मीन्स जो किसी रिवर का डेल्टा होगा उस जोन में, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो पानी के अंदर रहती हैं। तो रूट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट समर्ज अंडर द वाटर थ्रू आउट द ईयर, पानी के अंदर ही ग्रो करेंगे, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होते हैं। यदि हम एरिया की बात करें, यहाँ पे आपको बेसिकली कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ महानदी डेल्टा है, महानदी डेल्टा, ये कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा है, ये मैंने ऑलरेडी रिवर में करवाया था। एंड अनदर वन ये सुंदरबन डेल्टा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अनदर वन किसी आइलैंड के बीच में मिल सकता है क्योंकि वो भी एक कोस्ट एरिया ही होता है, ठीक है, पानी के साथ अटैच्ड। ओके, यदि हम बात करें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, जिसमें ज़्यादातर ट्रॉपिकल, तो मैंने क्लाइमेट आपको जोन बता ही दिया है। थॉर्न, थॉर्न का मीन्स होता है ड्राई, सूखे, ड्राई प्लांट्स, ओके, फॉरेस्ट। तो सिंपल कि ये फॉरेस्ट आपको ज़्यादातर ड्राई रीजन में मिलते हैं जहाँ बारिश कम होती है, जिसमें सबसे पहला आएगा रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट, जो गुजरात के रीजन में मिलता है, एंड राजस्थान, राजस्थान में थार डेजर्ट है, एंड यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ। बारिश बहुत कम होती है, कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है, कुछ एरिया 20 to 40 वाले हैं। तो यदि मैं एवरेज रेनफॉल बोलूँ वो लेस देन 50 सेंटीमीटर है पर ईयर, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। अनदर वन, साउथ इंडिया में भी कुछ एरिया है जहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं ये, और इस एरिया को हम रेन शेडो एरिया बोलते हैं, रेन शेडो एरिया, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के दूसरी साइड आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया में बारिश नहीं होता है, रेन शेडो के अंदर आते हैं। तो सेम बारिश कम होगी तो यहाँ पे वेजिटेशन मिलने वाली है वो होगी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। होप आपको ये सभी क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होंगी। चलिए हम इसी चैप्टर का जो लास्ट चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का, उसके नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं एज पर द सिलेबस उनको डिस्कस करते हैं जी। ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे काफ़ी, लेकिन आपको ये प्लेसेस काफ़ी दी हुई हैं, हम वन बाय वन करेंगे कौन कौन सी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में से पूछी गई हैं। सिर्फ उनको ही करना है, बाकियों को करने की ज़रूरत नहीं है, और इनमें से कोई ना कोई प्लेसेस आपको रिपीट होगी इन योर एग्जाम्स। ओके, चलिए पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। तो नेशनल पार्क्स आपको यहाँ दिया हुआ है, जो ट्रायंगल से शो किए हैं ब्लू कलर। चलिए तो पहला हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स जो पूछे गए हैं, उसमें सबसे पहला है कॉर्बेट। कॉर्बेट नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क जो स्टेट है वो उत्तराखंड में मिलता है, एंड इम्पॉर्टेंट किसके लिए, टाइगर के लिए, ठीक है। एंड एक चीज़ और, कॉर्बेट इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट वन है, सबसे पुराना पार्क है, इस चीज़ को याद रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जी। उसके बाद हम बात करते हैं काजीरंगा। काजीरंगा इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। काजीरंगा सबसे पहले स्टेट है असम में, मतलब असम स्टेट में ये नेशनल पार्क मिल रहा है, ठीक है, उस वहाँ एग्जिस्ट करता है। काजीरंगा जो फेमस है वो है वन हॉर्न राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं रणथंभौर। तो रणथंभौर आप देख सकते हो यहाँ पे, रणथंभौर जो है ये सबसे पहले तो राजस्थान में है, ये भी टाइगर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। रणथंभौर जो है वो टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, एंड राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है और राजस्थान स्टेट में है, और इन सभी नेशनल पार्क्स को तो याद रखना ही है, बट वहाँ पे जो एक कोई स्पेसिफिक एनिमल है उसको भी आप याद रख सकते हैं। यदि हम नेक्स्ट बात करेंगे हम शिवपुरी की। तो शिवपुरी ज़्यादातर जो आपका इसका लोकेशन आपको मध्य प्रदेश में मिलती है, ठीक है, एंड शिवपुरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। उसके बाद यदि हम बात करें कन्हा नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश के अंदर ही मिलता है, मध्य प्रदेश में ही कन्हा का जो लोकेशन मिलेगा। कन्हा नेशनल पार्क भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश में दिया गया है, सेम टाइगर के लिए ही काफ़ी फेमस है। अनदर वन हम बात करते हैं सिमलीपॉल, ठीक है, सिमलीपॉल जो नेशनल पार्क है ये उड़ीसा में है, ठीक है, एंड तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उड़ीसा का जो रीजन है, एंड यहाँ पे कुछ टर्टल, रेड ऑलिव टर्टल और
कुछ और जो एनिमल स्पीसीज हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं इस एरियाज में। ओके, अनदर वन हम बात करते हैं मानस की। मानस जो टाइगर रिजर्व, सॉरी नॉट ए टाइगर रिजर्व, माइनस जो है आपका नेशनल पार्क, वो आपको मिलता है असम में। अभी असम में देखिए 2 नेशनल पार्क हैं, एक मानस, दूसरा काजीरंगा। दोनों को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये भी आप दिमाग में रख लेना। बायोस्फीयर रिजर्व भी है इंडिया में, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हम बात करते हैं बर्ड सेंचुरीज़ का। बर्ड सेंचुरीज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? बर्ड सेंचुरीज़ आपको यहाँ पे स्टार के थ्रू दिखाई गई हैं। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बर्ड सेंचुरी हैं वो पहले तो भरतपुर है। भरतपुर जो आपको बर्ड सेंचुरी यहाँ पे बेसिकली शो नहीं की गई है, लेकिन भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है वो आपको राजस्थान के अंदर ही मिलती है, ठीक है, राजस्थान के एरियाज में ही मिलती है। उसका नाम है भरतपुर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी, वो राजस्थान के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। भरतपुर एरिया वेटलैंड एरिया है, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आपको ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, जैसे फ्लेमिंगो है या साइबेरियन क्रेन है, तो ऐसे कुछ बर्ड्स वहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद यदि हम बात करें रंगन थिट्टो, ठीक है, रंगन थिट्टो आपको एक बर्ड सेंचुरी दी हुई है और इसका लोकेशन जो है वो कर्नाटका में है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, कर्नाटका केरला के बॉर्डर के ऊपर है। एंड इसका नाम है रंगन थिट्टू, ठीक है। इसके साथ ही एक बांदीपुर नेशनल पार्क भी पड़ता है, वो भी टाइगर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको जो रंगन थिट्टू ये बर्ड सेंचुरी है, इसको याद रखना है, जो कर्नाटका स्टेट में पड़ता है, ठीक है। एंड वैरायटी ऑफ आपको बर्ड्स यहाँ देखने को मिलते हैं जी। अनदर वन, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो सिलेबस में हैं, उनके नाम जो हैं वो है सरिस्का। अभी सरिस्का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देख सकते हो रेड डॉट से दिखाया गया है, एंड राजस्थान में है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर वन है मधुमलाई, एंड मधुमलाई बेसिकली इज इन केरला, आप यहाँ देख सकते हो, तो ये केरला में पड़ती है मधुमलाई। एंड उसके बाद राजा जी, राजा जी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी हुई है, वहाँ नेशनल पार्क भी है। ये राजा जी जो है वो उत्तराखंड एरिया में पड़ता है, उत्तराखंड एरिया में है, तो ये नेशनल पार्क भी है प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। उसके बाद दजीगम, दजीगम नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ रीजंस हैं। क्योंकि इस जो डजीगम का जो नाम है वो संजय मतलब डजीगम क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका इम्पॉर्टेंस इस ये नदर्न मोस्ट है, इंडिया का नदर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया, और नेशनल पार्क भी है जैसे मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका नाम है दजीगम। ये कहाँ पड़ती है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो जो मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये नेशनल पार्क्स ये बताए हैं, ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और इनको जब आप वीडियो देखोगे तो साथ में अपना ब्लैंक मैप, पेन पेंसिल जो भी है उसको लेके बैठना, ताकि सभी प्लेसेस को आप प्रैक्टिस कर सको। और इन्हीं प्लेसेस के बीच में आपको 9th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में जो प्लेसेस हैं वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इन्हीं में से ही आएंगी। और प्लेसेस कोई भी हो सकती हैं, और कोई स्पेसिफाई नहीं है कि कितने मार्क्स का किस में से मैबक आने वाला है, लेकिन इन्हीं प्लेसेस में से आपको प्लेसेस आ जाएंगी। एंड होप्स हो कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, सारी प्लेसेस समझ में आ गई होंगी। एंड इस चैनल के बारे में बता दूं, ये चैनल जनरली मेड फॉर जो जितने भी ज्योग्राफी के साथ कंसेप्ट्स हैं उनको समझाने के लिए, एक बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी के साथ पढ़ाने के लिए बच्चों को ये चैनल बनाया गया है। यदि आप इस चैनल के द्वारा पढ़ाया जाने वाला कंटेंट क्वालिटेटिव आपको लगता है, और आपको लगता है कि आपको इन वीडियोस के थ्रू अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि इन वीडियो के थ्रू वो बच्चे भी अपना बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।